अरे, कब से प्यास लगी थी। अच्छा हुआ कि तुम पानी लेकर आ गई, नहीं तो आज तो लगता था कि प्यास से ही जान निकल जाएगी। पता नहीं हमारे इस गांव में क्या अनहोनी हो गई है। यहाँ ना कुएं का पानी पीने लायक बचा है और ना तालाब का। सच कहूं, तुम ना होती तो हम सब तो प्यासे ही मर जाते। लाला जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं पानी भरकर आप सबको देती रहूंगी। इसी काम से मेरे घर में 2 पैसे आ जाते हैं। उन्हीं पैसों से मैं अपनी बूढ़ी अम्मा का इलाज भी कराती हूँ। उसी से हम दोनों का घर भी चल जाता है, आपका काम भी हो जाता है और मेरा भी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे अभी और भी कई घरों में पानी पहुँचाना है। इतना कहकर काजल वहाँ से आगे बढ़ गई। उधर लाला हरिराम उसे जाते हुए देखता रह गया और मन ही मन दुखी हो उठा। हाय रे बेचारी, सुबह से शाम तक पूरे गांव में पानी ढोती फिरती है। कैसी मजबूरी होगी इसकी। ऊपर से उन्हीं थोड़े पैसों में अपनी बूढ़ी माँ का इलाज भी कराती है। सच में बड़ी तकलीफ भरी जिंदगी है इसकी। ईश्वर किसी को इतना संघर्ष न दे। लाला हरिराम तो दया में डूबा खड़ा रह गया, लेकिन काजल आगे बढ़ते हुए होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान लिए चली जा रही थी। चलो, पूरे गांव का भरोसा तो मैंने जीत लिया। अब मैंने जो ठाना है उसे पूरा करके ही रहूंगी। काजल मुस्कुराते हुए तालाब की ओर बढ़ी। वहाँ से पानी भरकर जैसे ही वो वापस गांव की तरफ लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे एक भिखारी दिखाई दिया। पानी, बहुत प्यास लगी है, कोई पानी दे दो। मैंने ऐसा स्वाद अपने जीवन में पहले कभी नहीं चखा। खैर जाने दो, शायद बहुत ज्यादा प्यास लगी है, इसलिए मुझे पानी का स्वाद अलग लग रहा है। इतना कहकर उसने और पानी पी लिया। यहीं पास वाले गांव की तरफ जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊंगा? तो क्या आप मुझे भी रास्ते तक साथ ले चलेंगी? मुझे भी उधर ही पानी पहुंचाना जाना है। बीच में घना जंगल पड़ता है, इसलिए थोड़ा डर लगता है। वैसे तो मैं किसी से डरती नहीं, पर कभी कभी मन घबरा ही जाता है। अरे क्यों नहीं बेटी, तुमने मुझे पानी पिलाया है तो मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूंगा। चलो, मैं तुम्हें पास वाले गांव तक छोड़ देता हूँ। फिर भिखारी आगे आगे चलने लगा और पीछे पीछे काजल धीमी मुस्कान के साथ उसके साथ हो ली। कुछ ही देर में दोनों घने जंगल के भीतर पहुंच गए। ये क्या, तुम तो गांव की तरफ जाने वाली थी, हम इस घने जंगल में कैसे आ गए? ये क्या चक्कर है? अरे, जंगल में भी एक झोपड़ी है, वहाँ रहने वालों को भी मैं पानी देती हूँ। मैं पानी पहुँचाने वाली हूँ ना, इसीलिए सबको पानी देती हूँ। बस थोड़ा ही आगे है। दोनों चलते चलते एक ऊंची पहाड़ी के पास पहुंच गए और वहीं रुक गए। तुम यहाँ क्यों रुक गई? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। क्योंकि यहाँ कोई है ही नहीं, तो दिखाई कौन देगा? इतना कहते ही काजल ने भिखारी को पहाड़ी के भीतर बने एक अजीब से पत्थरीले द्वार में जोर से धक्का दे दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो। अरे खोलो, मुझे छोड़ दो। भिखारी अंदर से दरवाजा पीटने लगा। बाहर काजल खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक ठंडी रहस्यमयी मुस्कान फैल चुकी थी। इससे मिलाकर मैंने 16 लोगों को इकट्ठा कर लिया है। अब मेरा काम लगभग पूरा हो चुका है। इतना कहते ही काजल पुरानी यादों में डूब गई। उसके आंखों के सामने बीते दिनों का एक एक दृश्य घूमने लगा। सोनागढ़ नाम के गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार परिवार रहता था। उस परिवार की 2 बेटियां थीं, बड़ी बेटी काजल और छोटी बेटी रूपा। काजल बहुत सुंदर थी, लेकिन उसे पास के गांव के एक युवक से प्रेम हो गया था। एक दिन उसने ठान लिया कि वो अपने पिता से अपने प्रेम की बात साफ साफ कहेगी। क्या बात है बेटी, आज तुम बहुत परेशान लग रही हो। चेहरे पर भारी चिंता क्यों है? पिताजी, मैं एक युवक से प्रेम करती हूँ और मैं उसी से विवाह करना चाहती हूँ। क्या कह रही हो तुम काजल? ये कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती नहीं क्या कि हम इस इलाके के इज्जतदार लोग हैं? हमारी बात पर लोग सिर झुका देते हैं। हमारी आन बान पूरे इलाके में मानी जाती है। और तुम चाहती हो कि हम किसी भी साधारण लड़के से तुम्हारा विवाह कर दें? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। उसे भूल जाओ। नहीं पिताजी, मैं उससे सच्चा प्रेम करती हूँ। मैं उसे नहीं भूल सकती। मैं उसी से विवाह करना चाहती हूँ। आप मेरी शादी उससे करवा दीजिए। सुन लो काजल, हमारे खानदान में इज्जत सबसे बड़ी होती है। अगर तुमने हमारी मान मर्यादा पर दाग लगाने की कोशिश की तो हम बहुत कठोर कदम भी उठा सकते हैं। इसीलिए प्यार से समझा रहे हैं, उस लड़के से मिलना जुलना सब बंद कर दो और यहाँ से चली जाओ। पिताजी, मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं भूल सकती। एक बार ये तो पूछ लीजिए कि वो कौन है। हो सकता है वो आपकी सोच से भी अच्छा निकले।
शायद आपको पसंद भी आ जाए। वो चाहे सोने का बना हुआ क्यों ना हो, हम उससे तुम्हारा विवाह नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तुम्हारा विवाह हम अपनी मर्जी से करेंगे। जीवन के फैसले जज्बात में नहीं लिए जाते, बहुत कुछ देखना पड़ता है, तब जाकर शादी होती है। तो फिर सुन लीजिए, मैं भी अपनी जिंदगी का फैसला कर चुकी हूँ। मंगतू, खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? इसे ले जा और इसके कमरे में बंद कर दे। ध्यान रहे ये किसी भी तरह बाहर ना निकल पाए। मैं जल्दी ही इसका विवाह किसी बड़े घर में तय कर दूंगा। ले जा इसे। इतना सुनते ही जमींदार समझ गया कि काजल मानने वाली नहीं है। जमींदार वहाँ से गुस्से में चला गया। काजल अपने कमरे में पहुँचते ही फूट फूट कर रोने लगी। नहीं पिताजी, आप मेरे प्रेम को समझ नहीं रहे। मैं पूरे 1 साल से उससे प्रेम करती हूँ, उसके बिना नहीं रह सकती। विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी। आधी रात होने पर काजल ने हवेली के पीछे वाले दरवाजे से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी सामने उसकी छोटी बहन रूपा आकर खड़ी हो गई। दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? आप इस तरह घर छोड़कर नहीं जा सकती। रूपा, तुम जानती हो मैं उससे कितना प्रेम करती हूँ, उसके बिना नहीं रह सकती। पिताजी हमारा विवाह कभी नहीं होने देंगे, इसीलिए मुझे यहाँ से जाना ही होगा। दीदी, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, आपके बिना नहीं रह सकती। अगर आप जा रही हैं तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए। अगर आप अकेली भाग गईं तो पिताजी मेरा जीना हराम कर देंगे। मैं नहीं चाहती कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी नरक बन जाए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें अपने साथ कैसे ले जा सकती हूँ? दीदी, आपके जाने के बाद पिताजी मेरे साथ क्या करेंगे? मुझ पर दया कीजिए, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। हाँ दीदी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं भी यही सोचकर परेशान थी कि तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा प्रिय भी तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह अपनाएगा। वो बहुत अच्छा इंसान है। हाँ दीदी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर दोनों बहनें आधी रात में हवेली से निकल गईं। घने जंगलों से गुजरते हुए वे एक सुनसान झोपड़ी तक पहुंची। तभी झोपड़ी के भीतर से एक युवक बाहर आया। उसका नाम था महेंद्र। महेंद्र, देखो, मैं सब कुछ छोड़कर आ गई हूँ। अपनी हवेली, अपने पिता, अपनी सारी सुख सुविधाएं, सब कुछ छोड़ दिया मैंने। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, अब तुम मुझसे विवाह कर लो। महेंद्र कुछ नहीं बोला, वो केवल मुस्कुराता रहा। फिर उसकी नजर रूपा पर पड़ी। ये कौन है? क्या ये तुम्हारी छोटी बहन है? तुम्हारी बहन तो बहुत ही सुंदर है, अद्भुत। इतनी सुंदर लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। हाँ, ये मेरी छोटी बहन रूपा है। तुम ये सब क्या कह रहे हो? मैं तुमसे अपने विवाह की बात कर रही हूँ। हाँ, मेरी बहन भी मुझसे बहुत प्रेम करती है, इसलिए मैं इसे छोड़कर नहीं आ सकी। लेकिन अब तुम मुझसे विवाह कर लो, ये भी हमारे साथ इसी घर में रहेगी। तुम इसे अपनी छोटी बहन मान लेना और हम तीनों मिलकर अच्छा जीवन बिताएंगे। काजल बोलती जा रही थी, लेकिन महेंद्र की निगाहें रूपा पर ही जमी हुई थीं। मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम मेरी बहन को इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या करूं? तुम्हारी बहन इतनी खूबसूरत है कि नजर हटती ही नहीं। अब तो मैं विवाह करूंगा तो इसी से करूंगा। अब मेरी पत्नी तुम्हारी बहन बनेगी। ओहो, प्रेम प्रेम प्रेम, तुमने तो दिमाग ही खा लिया। पहले मुझे लगा था तुम सबसे सुंदर हो, लेकिन अब समझ आया कि तुम्हारी बहन तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। इसलिए अब मेरी पत्नी वही बनेगी। क्यों रूपा, क्या कहती हो? ऐसे कैसे दूर रहूं? अब तो तुम ही अपनी बहन का विवाह मुझसे कराओगी। इधर आ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और तुम मेरी ही बहन से विवाह की बात कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझसे विवाह करोगे, ये बहुत गलत है। नहीं, मैं अपनी छोटी बहन को तुम्हें छूने तक नहीं दूंगी। उससे दूर रहो। इतना कहते ही महेंद्र ने झपट कर रूपा को अपनी तरफ खींच लिया और उसके गले पर चाकू रख दिया। अब जल्दी से हाँ कर दो, वरना मैं तुम्हारी बहन को अभी यहीं मार डालूंगा। अब मेरी पत्नी तो यहीं बनेगी। बोलो। दीदी, मुझे बचाइए, मैं इससे विवाह नहीं करना चाहती। दीदी, मैं आपके भरोसे आई थी, मुझे बचा लो। ज्यादा नाटक मत करो, मैंने जो कहा है वही होगा। तुम्हें रूपा के लिए हाँ करनी ही होगी। उसका भी उपाय है मेरे पास। इतना परेशान क्यों होती हो? सुनो, मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। मैं तुम्हें एक खास औषधि दूंगा, उससे तुम्हें इस गांव के सारे कुएं और तालाब का पानी खराब करना होगा।
फिर मैं तुम्हें एक गुप्त जल स्रोत बताऊंगा। वहां से तुम गांव वालों को पानी पिलाना। उसके बाद मेरा असली काम पूरा होगा। जितना कहा जा रहा है उतना ही करो। जब सबको दूर दूर से पानी लाना पड़ेगा तो गांव वाले परेशान हो जाएंगे। फिर पानी पहुंचाने का काम तुम करोगी। उसका भी इंतजाम है। गांव के बाहर एक झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती है। मैं उसे कुछ धन दे दूंगा। वो तुम्हारी मां बनकर रहेगी। गांव वालों को लगेगा कि तुम अपनी बीमार मां का इलाज कराने के लिए पानी भरती हो। फिर किसी को तुम पर शक नहीं होगा। और जब सब तुम्हारे भरोसे में आ जाएंगे तब मेरा काम पूरा हो जाएगा। तुम ये क्या कर रहे हो? मेरी बहन को छोड़ दो। वो तुमसे विवाह नहीं करना चाहती। उसके साथ ऐसा मत करो। मेरी तो बुद्धि ही फिर गई थी जो मैं तुम्हारे प्रेम में अंधी होकर यहाँ तक चली आई। अगर मैं बिना बहन के घर लौटूंगी तो पिताजी मुझे मार डालेंगे। कुछ तो दया करो मुझ पर। कैसा काम? मैं ऐसा क्यों करूंगी? नहीं, मैं ये नहीं करूंगी। अगर पूरे गांव का पानी खराब कर दूंगी तो लोग पानी कहाँ से पिएंगे? और तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? मैं जमींदार की बेटी हूँ। मैं पानी ढोने का काम क्यों करूंगी? और गांव वाले मुझसे नाम पता पूछेंगे, मुझ पर भरोसा क्यों करेंगे? ये सब बहुत गलत है। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। दीदी, मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहती। दीदी, मेरी रक्षा करो। बहन की चीख सुनकर काजल का कलेजा कांप उठा। ठीक है, मेरी बहन को कुछ मत करना। मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। मैं आज ही सारे कुएं और तालाब का पानी खराब कर दूंगी। बस मेरी बहन को चोट मत पहुंचाना। बस अब आई ना समझदारी। यही तो चाहिए था। लो, ये औषधि रख लो। जितने भी कुएं और तालाब है सब में थोड़ा थोड़ा डाल देना। पानी इतना कड़वा हो जाएगा कि कोई उसे पी नहीं पाएगा। फिर तुम जो पानी दोगी वही सबको अच्छा लगेगा। चलो अब जाओ। काजल मन मारकर वो औषधि लेती है और वहां से निकल पड़ती है। वो गांव के सभी कुओं और तालाबों में वो औषधि डाल देती है। रोते काजल ने तालाब का पानी भी खराब कर दिया। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। सभी लोग चौपाल पर इकट्ठा हो गए। कुएं और तालाब का पानी इतना कड़वा हो चुका था कि कोई उसे पी ही नहीं पा रहा था। मुझे माफ कर देना गांव वालों, मैं मजबूर हूँ। पानी सबके जीवन का आधार है और आज मैं अपने ही हाथों से उसे जहर जैसा बना रही हूँ। मुझे माफ कर देना। मुखिया जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे घर वालों ने तो 2 दिन से ढंग से पानी नहीं पिया। हम लोग जंगल पार करके 1 घड़ा पानी लाए हैं। कब तक ऐसे चलेगा? हमारी परेशानी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब हम लोग पानी कहाँ से लाएं? यही तो मैं भी समझ नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पूरे पानी में कड़वाहट घोल दी हो। पीने लायक तो कुछ बचा ही नहीं। तभी वहाँ घूंघट ओढ़े काजल खड़ी हुई और धीरे से बोली, आप इजाजत दें तो मैं जंगल के उस पार से पानी लाकर पूरे गांव को दे सकती हूँ। तुम भला अकेली होकर पूरे गांव को पानी कैसे पिला सकती हो? और पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। वैसे भी हमें किसी न किसी पानी ढोने वाले की जरूरत पड़ेगी। कोई आदमी अपना घर बार छोड़कर रोज इतनी दूर से पानी लाने तो नहीं जा सकता। ठीक है, अगर तुम 1 सिक्के में पानी दे सकती हो तो आज से पूरे गांव को पानी तुम ही दोगी। लेकिन एक बात बताओ, तुम अपना चेहरा ढककर क्यों रखती हो? जरा चेहरा तो दिखाओ। अच्छा, ठीक है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं। चलो, आज से हमारे गांव के सभी घरों में पानी तुम ही पहुंचाओगी। इससे तुम्हारा भी भला होगा और गांव का भी। मुखिया जी, मैं गांव के बाहर झोपड़ी में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार है और मेरे पास कोई ढंग का काम भी नहीं। गांव में पानी की ये समस्या बड़ी है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही सबको पानी पहुंचाऊं। मैं ज्यादा पैसे भी नहीं लूंगी, बस 1 सिक्का काफी होगा। जिस घर में जितना पानी लगेगा मैं पहुंचा दूंगी। इस तरह काजल धीरे धीरे पूरे गांव का भरोसा जीतने लगी। दिन बीतते गए और गांव के हर घर में वही पानी पहुंचाने लगी। इतने दिनों से मैं पूरे गांव का भरोसा जीत चुकी हूँ। अब मुझे जल्दी से आगे की बात सोचनी होगी, वरना सब कुछ बिगड़ जाएगा। इतना कहकर काजल परेशान हालत में महेंद्र के पास पहुंची। हाँ, तुम्हारे कहे अनुसार मैंने सब कुछ कर दिया। मैंने पूरे गांव वालों को वही पानी पिलाया जो तुमने बताया था। सबको मुझ पर भरोसा हो गया। फिर अपनी चालाकी से मैं उन्हें पहाड़ी वाले पथरीले द्वार तक ले गई और एक एक करके भीतर बंद कर दिया। अब तो मेरी बहन को छोड़ दो और हमें यहाँ से जाने दो। काजल की बात सुनकर महेंद्र अचानक जोर जोर से हंसने लगा।
हंसते हंसते उसका चेहरा बदलने लगा। देखते ही देखते उसका नौजवान रूप मित्र और वो एक बेहद बूढ़े डरावने आदमी के रूप में सामने खड़ा था। ये क्या? अभी तक तुम इतनी सुंदर और जवान दिखते थे, अचानक इतने भयानक बूढ़े कैसे बन गए? ऐसा लग रहा है जैसे तुम बहुत अधिक उम्र के हो। ये सब क्या है? क्या तुम कोई तांत्रिक हो, कोई मायावी आदमी? ये सब क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। जो तुम अभी देख रही हो यही मेरा असली चेहरा है और यही मेरी असली उम्र भी। जो कुछ तुमने पहले देखा वो बस थोड़ी देर का भ्रम था। मेरा सच्चा रूप यही है। सुनो, बहुत समय पहले मैं रोज तालाब के किनारे बैठकर अपनी परछाई देखा करता था। अपनी झुर्रियों और बुढ़ापे को देखकर डर जाता था। मुझे अपनी जवानी बहुत याद आती थी। तभी एक दिन वहां से एक अदृश्य शक्ति गुजरी। उसने मेरी व्यथा समझी और वरदान दिया कि मैं कुछ पलों के लिए अपनी पुरानी सुंदरता वापस पा सकता हूँ। उसके बाद जब भी मैं तालाब के किनारे जाकर अपने जवान दिनों को याद करता, मैं थोड़ी देर के लिए सुंदर और नौजवान बन जाता। उसी दौरान तुमने मुझे देखा और मुझसे प्रेम करने लगी। बाद में तुम्हारी बहन ने भी मुझे इसी रूप में देखा। तभी पीछे से रूपा आ गई। दीदी, ये जो कह रहे हैं ये सच है। मैं आपसे पहले इनसे प्रेम करती थी। एक दिन जब मैं तालाब के पास से गुजर रही थी तब इनकी सुंदरता देखकर मोहित हो गई थी। मैंने कई बार इनसे प्रेम भरी बातें भी की, लेकिन जब मुझे इनका असली बूढ़ा रूप दिखा तो मैं इन्हें छोड़कर चली गई। फिर भी मैं इन्हें भूल नहीं पाई। इनकी याद मुझे सताती रही। इसीलिए मैं वापस आई और कहा कि चाहे ये जैसे भी हों, मैं इनके साथ ही रहना चाहती हूँ। अगर तुम पहले से इसके साथ थी तो फिर तुमने मुझसे इतने दिनों तक गुलामी जैसा काम क्यों करवाया? तुम मेरी बहन होकर मुझे धोखा कैसे दे सकती हो? तुम तो कहती थी कि मुझसे बहुत प्रेम करती हो। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। तुम दोनों ने मेरे प्रेम और मेरी भावनाओं के साथ खेला है। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन जब तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते हो तो फिर मुझे क्यों फंसाया? गांव वालों को पहाड़ी के भीतर क्यों बंद करवाया? उन्हें वो अजीब जल क्यों पिलवाया जिससे वे मुझ पर भरोसा करने लगे? हाँ दीदी, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, लेकिन अपने प्रेम के लिए मैं आपको कुर्बान भी कर सकती थी। क्योंकि मुझे हमेशा के लिए सुंदर और जवान बनना है। मैं एक बड़े पुस्तकालय में गया था। वहां मुझे एक प्राचीन ग्रंथ मिला। उसमें लिखा था कि अगर कोई सदा के लिए सुंदर और जवान रहना चाहता है तो उसे नीलशिला पहाड़ियों से निकलने वाला जादुई जल गांव वालों को पिलाकर उन्हें पहाड़ी के भीतर बंद करना होगा और फिर उन पर विशेष मंत्र पढ़ना होगा। उस जल में साधना की भयानक शक्ति बसी है। जब मैं मंत्र पढ़ूंगा तब उन सब की सुंदरता और जीवन शक्ति मुझ में आ जाएगी और वे सब मर जाएंगे। मुझे पूरे 16 जवान लोगों की सुंदरता चाहिए थी और तुमने वो काम मेरे लिए पूरा कर दिया। अब थोड़ी ही देर में मैं मंत्र पढ़ूंगा और हमेशा के लिए जवान बन जाऊंगा। अब तुम मेरे किसी काम की नहीं रही। यहाँ से चली जाओ। नहीं, अपनी सुंदरता के लिए मैं इतने लोगों की जान नहीं जाने दूंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। दीदी, अब आप कुछ नहीं कर सकती। इतने सालों से आपने हमारे लिए सिर्फ काम ही किया है। अब यहाँ से चली जाइए। अगर आपने एक शब्द और कहा तो हम आपको मार भी सकते हैं, लेकिन आपने हमारे लिए इतना किया है, इसलिए अभी आपको जाने दे रहे हैं। हाँ, तुम्हारी बहन मुझसे इतना प्रेम करती है, इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, वरना अब मेरा काम निकल चुका है। जाओ, यहाँ से दूर चली जाओ। महेंद्र और रूपा जोर जोर से हंसने लगे। काजल रोती हुई वहाँ से निकल गई और घने जंगल की ओर भागती चली गई। काजल भागती जा रही थी कि तभी उसने एक बूढ़ी औरत को एक झोपड़ी के बाहर बैठे देखा। वो रोती हुई उसके पास जा पहुंची। नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं उन दोनों को सफल नहीं होने दूंगी। इतने लोगों की जान का सवाल है। मुझे किसी भी तरह महेंद्र को रोकना ही होगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। क्या हुआ बेटी? तुम बहुत दुखी लग रही हो। मैं जानती हूँ तुम किस कारण परेशान हो। तुम्हारी पीड़ा मुझसे छिपी नहीं है। अम्मा, मैं क्या बताऊं? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तब काजल ने रो रो कर सारी बात उस बूढ़ी औरत को बता दी। हाँ बेटी, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है, लेकिन इसका अंत करने का एक ही रास्ता है। हाँ बेटी, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है, लेकिन इसका अंत करने का एक ही रास्ता है। यहाँ से थोड़ी दूर एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ है।
उसमें पुरखों द्वारा साधी हुई एक दिव्य तलवार छिपी है। अगर तुम उस तलवार से महेंद्र पर वार करोगी तो वही उसका अंत करेगी। रुको, उस तलवार की शक्ति यूं ही जागृत नहीं होगी। पहले उस पर किसी का रक्त लगना जरूरी है, मतलब पहले एक बलिदान देना होगा। तो सुनो, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर चली जाओ। वहाँ तुम्हें वही नीम का विशाल पेड़ मिलेगा। उसके सामने एक मंत्र बोलना। मंत्र सुनते ही तलवार बाहर आ जाएगी। फिर तुम्हें बिना डरे आगे बढ़ना होगा। अम्मा बताइए वो रास्ता क्या है? मैं उसके लिए तो फिर मैं अभी जाती हूँ अम्मा। तैयार हूँ। ठीक है अम्मा, मैं बलिदान देने को तैयार हूँ। मैं इतने लोगों को मरते नहीं देख सकती। मैंने ही उन्हें फंसाया था, इसीलिए उन्हें बचाना भी मेरा ही कर्तव्य है। बूढ़ी औरत ने काजल के कान में वो गुप्त मंत्र कहा। फिर काजल वहां से निकल पड़ी। थोड़ी दूर जाने पर उसे सचमुच एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ दिखाई दिया। काजल ने कांपती आवाज में मंत्र पढ़ा। तभी चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया और पेड़ के भीतर से एक अद्भुत तलवार बाहर निकल आई। इतना कहकर काजल ने तलवार उठा ली और घने जंगलों से गुजरती हुई के पास पहुंची, जहां महेंद्र पहले से साधना में बैठा हुआ था। अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। काजल ने तलवार उठाई और महेंद्र के पेट में घुसा दिया और बस पूरा गांव आजाद हो गया।